नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट वंशों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने दो इम्पॉर्टेंट वंश को ख़त्म कर लिया है दिल्ली सल्तनत के। पहला वंश था आपका गुलाम वंश और दूसरा वंश आपका था खिलजी वंश। इन दोनों वंशों से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बन सकती थी हमने पिछले दो वीडियो में उसको हमने डिस्कस कर लिया है। यह हमारा दिल्ली सल्तनत का तीसरा वीडियो है। आज हम तुगलक वंश के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तुगलक वंश से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट शासक बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद लास्ट में इस तुगलक वंश से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे, जिसके साथ ही यह पूरा आपका जो टॉपिक है तुगलक वंश का समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया था। इससे पहले हमने दो वंशों को कवर किया था। पहला वंश आपका गुलाम वंश था। गुलाम वंश का शासन काल था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। इसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक, और 1320 ईस्वी से लेके जो है 1412 ईस्वी तक शासन किया गया। किस वंश के शासकों के द्वारा? तो तुगलक वंश के शासकों के द्वारा। तो यहाँ पे हम तुगलक वंश के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो तुगलक वंश की जो स्थापना है तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो गाजी मलिक, आप याद कर लीजिएगा, गाजी मलिक जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, इसी के द्वारा जो है और स्थापना की गई थी तुगलक वंश की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक को हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं और इसी के द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तथा यह जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, इसने कब से कब तक शासन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है शासन किया था दिल्ली पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए गयासुद्दीन तुगलक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, इसने आदेश दिया था कि भूमि कर जो है, भूमि कर में किसी एक वर्ष में 1/10 या 1/11 तक ही वृद्धि की जा सकती है। इससे ज़्यादा जो है भूमि कर में वृद्धि नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि इक्ता यानी कि राजस्व में वृद्धि, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो कर है एक वर्ष में 1/11 से लेकर 1/10% से ज़्यादा कर में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा आदेश दिया गया था किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला यह पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में आप याद रखिएगा, नहरों से सिंचाई को शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद इसके द्वारा जो है डाक व्यवस्था को भी प्रारंभ किया गया था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने जो है डाक व्यवस्था को भी शुरू किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 1324 ईस्वी में बंगाल विजय के उपलक्ष्य में इसके स्वागत के लिए एक लकड़ी के मकान का निर्माण कराया गया था जौना खां के द्वारा। इसका जो बेटा था, गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था जौना खां, इसने अहमद एयाज नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक लकड़ी का मकान बनवाया था। और किसका स्वागत करने के लिए? तो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत करने के लिए यह लकड़ी का मकान बनवाया गया था जौना खां के द्वारा, जिसमें इसी लकड़ी के मकान में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो लकड़ी का मकान इसके स्वागत के लिए बनवाया गया था, उसी लकड़ी के मकान में दबकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। इसके बारे में आपको याद रखना है, जौना खां जो है गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद जो जौना खां था, जो इसका बेटा था, वही तुगलक वंश का अगला शासक बनता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगला शासक बनता है इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम जौना खां के नाम से भी जानते हैं। इसने 1325 से लेके और 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जौना खां जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, यह अगला शासक बनता है तुगलक वंश का। आप याद कर लीजिएगा। इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
कृषि विभाग की स्थापना की गई जिसका प्रमुख अमीर एक कोही था। आप याद कर लीजिएगा, जो कृषि विभाग था इसको कहा जाता था दीवाने कोही। तो दीवान एक कोही नाम से एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इस कृषि विभाग का प्रमुख कौन था? तो इस कृषि विभाग का प्रमुख था अमीर ए कोही। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने जो है किसानों की सहायता की तथा ऋण बांटे, जिसे सोनधर या तकावी कहा गया। यानी कि आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने जो है किसानों की मदद की और किसानों को ऋण बांटे। इस ऋण को जो है तकावी कहा गया उसके शासनकाल में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और 1326 से लेके 1327 में उसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यानी कि 1326 से लेके 1327 ईस्वी के मध्य जो है इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। फिर बाद में पुनः इसकी राजधानी दिल्ली हुई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए 1329 से लेके 1330 ईस्वी के मध्य सांकेतिक मुद्रा जारी की। तांबा या कांसे की जो सांकेतिक मुद्रा थी यह जारी की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, लेकिन इसकी नकल को रोकने में वह नाकामयाब रहा, जिस कारण से यह जो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग था यह बुरी तरह से असफल रहता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो सांकेतिक मुद्रा को भी जारी किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से इसने दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके बाद दौलताबाद जब इसने राजधानी को स्थानांतरित किया तो कुछ ही समय के लिए राजधानी इसकी दौलताबाद थी, फिर बाद में पुनः दिल्ली राजधानी इसकी हो गई थी। तो ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस पर। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। इंपॉर्टेंट है, होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। जैन संत जीन प्रभा एक जैन संत थे, जैन महात्मा थे जिनका नाम था जीन प्रभा सूरी। इससे जो है एकदम घनिष्ठ संबंध था मोहम्मद बिन तुगलक का, तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन संत जम्बू जी को भूमि अनुदान भी प्रदान किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना भी की थी। 1351 में ठट्टा सिंधु में एक जगह है में एक विद्रोह को दबाने के दौरान बीमारी के कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? और ठट्टा नामक स्थान जो है उस समय सिंध में पड़ता था। एक विद्रोह को वहाँ पर दबाने गया था, उसी के दौरान बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? बस ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, और जो चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ कम से कम उतना भी आप याद कर लेते हैं तो पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने एग्जाम में। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक यात्री भी था जो आपका इसके शासनकाल में आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक मोरक्को का निवासी था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का यह निवासी था, जो इसके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने जो है दिल्ली का काजी भी इसको नियुक्त कर दिया था, और इब्न बतूता का तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो इब्न बतूता था इसको इस मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। तो बहुत बार एग्जाम में इब्न बतूता के बारे में भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मोरक्को देश का निवासी था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। बाद में 1342 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर
चीन भेजा था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अगला इंपॉर्टेंट शासक कौन था तुगलक वंश का, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राज किया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। जो फिरोज शाह तुगलक था इसने जो है 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य की नीतियों को शरीयत के अनुसार जो है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू करवाया गया था। आप याद कर लीजिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक था इसने राज्य की नीतियों को शरीयत के नियमों के अनुसार जो है लागू किया। स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाने से मनाही कर दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया था इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित करवाया गया था इस फिरोज शाह के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था इसने अपने समय में पदों को वंशानुगत बना दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सैनिक और असैनिक जो भी पद थे इनको जो है वंशानुगत करवा दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था इसने सिंचाई कर भी लगाया था जिसे हर्क ए सर्ब कहा गया, यानी कि जो सिंचाई पर कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इस सिंचाई कर को हर्क ए सर्ब कहा गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया था। आप याद कर लीजिएगा, व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर नहरों का जो निर्माण है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद बंगाल अभियान से लौटते वक्त जो है जौनपुर नगर की स्थापना भी करवाई गई थी। और किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसकी याद में जो है जौनपुर नगर बसाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में जो है और जौनपुर नगर को बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था इसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा जैसे नगरों का भी निर्माण करवाया। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद 1361 ईस्वी में नगर कोट का अभियान कर फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और संस्कृत ग्रंथों को वहां से लाया, जिनमें से एक का फारसी में अनुवाद भी करवाया था जिसका नाम था दलायल ए फिरोज शाही। यानी कि जो संस्कृत ग्रंथ और ज्वालामुखी मंदिर को लूट कर लाए गए थे उनमें से एक का फारसी में अनुवाद कराया गया था। किस नाम से, तो दयायल ए फिरोज शाही। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, और फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों के पेंशन के लिए दीवान ए यानी कि वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवान ए इस्तिहाक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दीवान ए इस्तिहाक विभाग की जो स्थापना है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके लिए, तो वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए। इसके बाद दासों के लिए जो है एक अलग विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। इसके बारे में आपको याद रखना है, दासों के लिए यानी कि अपने दासों के लिए अलग विभाग बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने जिसका नाम रखा गया था दीवान ए बंदगान। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद गरीबों को खैरात बांटने के लिए जो है दीवान ए खैरात विभाग भी बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो बहुत सारे विभाग बनाए गए थे और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे केवल मैंने उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना भी की थी। तो रोजगार ब्यूरो की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे समय के लिए कुछ शासक बनते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। केवल बीच में एक शासक आता है जो लास्ट समय में आता है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो जो नासिरुद्दीन महमूद था और इसी के समय जो है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो आप याद कर लीजिएगा, जो शासक था, आखिरी शासक था आपके तुगलक वंश का, इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तथा इसी के शासनकाल में ही जो है आपका तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया ना कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसके शासनकाल के बाद जो है कुछ छोटे छोटे शासक आए थे, बहुत ही कम समय के लिए उन्होंने राज किया था।
उनका योगदान उतना ज़्यादा नहीं रहता है, उनसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसी कारण से मैंने उनको सम्मिलित नहीं किया है। इसके बाद लास्ट वाला जो शासक था आपका नासिरुद्दीन महमूद, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसी के शासनकाल में ही 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बन सकती थी तुगलक वंश से जुड़ी हुई, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल कम समय में। अब इस टॉपिक से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही यह जो टॉपिक आपका है तुगलक वंश का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो मैंने आपको अभी बताया था गाजी मलिक, जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था तथा आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना इसी के द्वारा की जाती है, गाजी मलिक के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गाजी मलिक को हम क्या कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके जो तुगलक वंश के सुल्तान थे, इन्होंने सबसे अधिक समय तक राज किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक समय तक राज करने वाले सुल्तान थे तुगलक वंश के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे, और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो यह शासक था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था और आयुर्विज्ञान का भी ज्ञान था। इसके अलावा अनेक विधाओं का ज्ञाता था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, जो अमीर ए कोही विभाग था यह किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो अमीर ए कोही विभाग मैंने आपको बताया है कि यह शुरू किया गया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यह किस लिए शुरू किया गया था? अमीर ए कोही विभाग आपसे पूछा जा सकता है। तो यह एक कृषि विभाग था, सॉरी यहाँ पे अमीर ए कोही की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो अमीर ए कोही जो था यह आपका, और तो अमीर ए कोही का संबंध आपका हो जाएगा एक तरह का कृषि से रिलेटेड था या कृषि विभाग से रिलेटेड था। तो इसको जो है शुरू किया गया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अमीर ए कोही को शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको बताना कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसके द्वारा एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की गई और एक फसल चक्र की योजना बनाई गई थी। तो इस सुल्तान का क्या नाम था? तो इस सुल्तान का नाम था, और इस सुल्तान का नाम आपका था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो कुछ समय के लिए इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दौलताबाद, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पुनः जो राजधानी इसकी थी वह दिल्ली हो गई थी। तो कुछ समय के लिए इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर देश का यात्री, मूर मतलब यहाँ पे आपका मोरक्को से हो जाएगा, तो मोरक्को कह लीजिए आप इसको, मोरक्को या मूर एक ही है। तो यात्री जो इब्न बतूता था किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था भैया? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और कुछ समय बाद इसने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर दिल्ली भी चीन में भेजा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली के त्यौहार में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दिल्ली के कुछ सुल्तान के निधन पर इतिहासकारों ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। कहने का मतलब यह है कि
किस सुल्तान की मृत्यु पर यह कहा गया था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। यह जो कथन था यह कहा गया था इतिहासकार जो बदायूनी था उसने कहा था, जो इतिहासकार था बदायूनी, तो बदायूनी के तरह यह कथन कहा गया था। तो किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन है, तो यह कथन आपका कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यह कथन कहा गया था। जो बदायूनी इतिहासकार थे बदायूनी, इन्होंने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो यह कथन आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा गया था। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, आपसे पूछा जा रहा है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक वाला है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना भी की थी। तो दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के। ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी, तो अगेन फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। तो नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तथा सिंचाई कर की शुरुआत भी जो है की गई थी किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता था, तो मैंने आपको बताया था जो सिंचाई कर था इसको भी जो है शुरू कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो सिंचाई कर का नाम था हक ए सर्ब, आप याद कर लीजिएगा। सिंचाई कर को क्या नाम दिया गया था उस समय तुगलक वंश के समय में, तो हक ए सर्ब जो है सिंचाई कर को नाम दिया गया था। और इसकी भी जो शुरुआत है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो मैंने आपको अभी बताया है फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसके द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था। और सिंचाई कर को क्या कहा जाता, तो हक ए सर्ब कहा जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था, लगाया था। और निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय जो है किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी वाला दिया गया यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, कौन सा सुल्तान लाया था, तो आप याद कर लीजिएगा अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था, तो यह था आपका फिरोज शाह तुगलक। आप याद कर लीजिएगा जो फिरोज शाह तुगलक था इसने एक अशोक स्तंभ टोपरा से और एक अशोक स्तंभ मेरठ से जो है दिल्ली लाया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर होगी। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी, तो अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद
दो प्रश्न आपके छूट गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे तो है अभी प्रश्न, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा क्या था? यह एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का खैराती अस्पताल था, दार उल सफ़ा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है। तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन महमूद जो था यह अंतिम शासक था आपका तुगलक वंश का। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही जो तैमूर लंग था उसका आक्रमण हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में जो है आपका जो तैमूर लंग था उसका आक्रमण हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अभी आपको बताए हैं आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से आपका जो आज का टॉपिक है तुगलक वंश का समाप्त हो गया है। अब अगला जो आपका वंश है वह बचता है लोधी वंश, और आपका एक वंश और बचता है सैयद वंश। उनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो छोटे से वीडियो में दोनों वंश आपका समाप्त हो जाएगा कल। लोधी वंश को कल हम देख लेंगे और उसके बाद जो सैयद वंश था उनको हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो तुगलक वंश का टॉपिक था यह समाप्त हो गया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।